जरा सोचो, पूरा यूनिवर्स। अब सोचो, उसे ऑर्गेनाइज करना है, कितना मुश्किल होगा ना। मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन भी ऐसा ही है। डेटा के केओस को ऑर्डर में लाना, ये मशीन्स को पैटर्न्स पहचानना, इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में बांटना और जो उन्होंने सीखा है उसके बेस्ड पर प्रिडिक्शंस करना सिखाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज में क्लासिफाई करते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ये एबिलिटी बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पैम ईमेल्स पहचानने से लेकर डिजीजेस डायग्नोज करने तक। असल में क्लासिफिकेशन वो इंजन है जो उन इंटेलिजेंट सिस्टम्स को पावर देता है जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे की फोर्स है। लेकिन क्लासिफिकेशन का यूनिवर्स बहुत बड़ा और अलग अलग है। जैसे अलग अलग तरह के स्टार्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक अपने यूनिक चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के साथ। शुरू करते हैं सबसे बेसिक टाइप के क्लासिफिकेशन से, बाइनरी क्लासिफिकेशन। यह एक ऐसा तरीका है जो डेटा को दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक ऐसे टेलीस्कोप के बारे में सोचो जो सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स में फर्क कर सकता है। यह टेलीस्कोप केवल दो ऑप्शंस में से एक को चुनता है, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन। यही बाइनरी क्लासिफिकेशन है, डेटा को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। यह एक सिंपल यट पावरफुल टेक्निक है जो कई एप्लीकेशंस में यूज होती है। क्या यह स्टार है या प्लैनेट? यह एक क्लासिक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्या यह स्पैम ईमेल है या लेजिटिमेट? ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एल्गोरिदम का काम होता है इनपुट डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना और डिसाइड करना कि ये दोनों में से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए। बाइनरी क्लासिफिकेशन एक घर की नींव की तरह है। यह एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिस पर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बिल्ड किए जा सकते हैं। ये मोर कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन सिनेरियोज को समझने का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम मल्टी क्लास और हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मास्टर करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन के कॉस्मोस में आगे बढ़ें। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है। ऐसे समझो, जब भी आप अपना ईमेल चेक करते हैं और आपका इनबॉक्स स्पैम फिल्टर आउट कर देता है, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है। यह एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जो हम डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हैं। एल्गोरिदम ने डिजायरेबल और अनडिजायरेबल मैसेजेस में फर्क करना सीख लिया है, जिससे आपको अनवांटेड ईमेल से छुटकारा मिल जाता है। यह एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है डेटा को मैनेज करने का। अब अपने व्यू को बाइनरी सिस्टम से आगे बढ़ाते हैं और मल्टीपल कैटेगरीज के दायरे में प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे टेलीस्कोप्स हमें बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, वैसे ही मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन डेटा को दो से ज्यादा ग्रुप्स में कैटेगराइज करने से डील करता है। सोचो, गैलेक्सीज को उनके शेप के बेस्ड पर क्लासिफाई करना है, स्पाइरल, एलिप्टिकल या इरेगुलर। ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स की बजाय अब हमारे पास तीन या उससे ज्यादा हैं। इस तरह का क्लासिफिकेशन हमारे टेलीस्कोप को अपग्रेड करने जैसा है ताकि सेलेस्टियल वंडर्स का एक वाइडर स्पेक्ट्रम देख सकें। ये हमें मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टैकल करने की परमिशन देता है, जैसे इमेज रिकग्निशन, जहां एक एल्गोरिदम को सैकड़ों या हजारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैटेगरीज में फर्क करना पड़ सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचो। फॉर इंस्टेंस, एक डॉक्टर सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि पेशेंट बीमार है या हेल्थी, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से स्पेसिफिक डिजीज आइडेंटिफाई करता है। यही मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की पावर है। सेक्शन 4, जब स्केल्स टिप हो जाते हैं, इम्बैलेंस्ड क्लासेस। एक परफेक्ट यूनिवर्स में हर क्लास का डेटा इक्वली रिप्रेजेंटेड होता, हर कैटेगरी का डेटा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता, जिससे एनालिसिस और प्रिडिक्शंस करना आसान हो जाता। लेकिन कॉस्मोस की तरह
जहां कुछ खास तरह के स्टार्स दूसरों से रेयर होते हैं। हम अक्सर ऐसे डेटा सेट्स एनकाउंटर करते हैं जहां कुछ कैटेगरीज ओवर रिप्रेजेंटेड होती हैं, जबकि अदर्स स्कैर्स होती हैं। ये इम्बैलेंस डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इमेजिन करो, एक रेयर टाइप के सुपरनोवा को ढूंढ रहे हो, एक ऐसे डेटा सेट में जो ऑर्डिनरी स्टार्स की इमेजेस से भरा हुआ है। इस सिनेरियो में रेयर सुपरनोवा को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी डेटा ऑर्डिनरी स्टार्स का है। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में ये इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के लिए एक यूनिक चैलेंज पोज करता है। एल्गोरिदम्स को ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी क्लास की तरफ बायस्ड हो सकते हैं। रेयर लेकिन इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस को ओवरलुक करते हुए। ये बायस मॉडल्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। यहां पर ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। ये टेक्निक्स डेटा को बैलेंस करने में मदद करती हैं, ताकि मॉडल्स अनबायस्ड और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकें। ओवर सैम्पलिंग में माइनॉरिटी क्लास की कॉपीज क्रिएट करना शामिल है, ताकि स्केल्स बैलेंस हो जाएं, जिससे रेयर इंस्टेंसेस की संख्या बढ़ जाती है और मॉडल उन्हें इफेक्टिवली लर्न कर सकता है। जबकि अंडर सैम्पलिंग में मेजॉरिटी क्लास से इंस्टेंसेस रिमूव करना शामिल है। इससे मेजॉरिटी क्लास का डेटा कम हो जाता है और मॉडल को रेयर इंस्टेंसेस पर फोकस करने का मौका मिलता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में सोचो। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करना क्रिटिकल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस लेजिटिमेट वंस के मुकाबले रेयर होते हैं, लेकिन इस रैरिटी की वजह से उन्हें डिटेक्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है। एक ऐसा मॉडल बिल्ड करने के लिए जो इफेक्टिवली उन इनफ्रीक्वेंट लेकिन क्रिटिकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सके, इस क्लास इंबैलेंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सही टेक्निक्स का उपयोग करके हम मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो रेयर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकें और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। सेक्शन 5, लेबल्स को जगल करना, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने ऐसे सिनारियोज एक्सप्लोर किए हैं जहां हर डेटा पॉइंट सिर्फ एक कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड्स का हिस्सा है, जहां सिंप्लिसिटी की होती है। लेकिन यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और कभी-कभी ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल कैटेगरीज को बिलोंग कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे डेटा एनालिसिस को और भी चैलेंजिंग बना देती है। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में एंटर कीजिए, जहां एक सिंगल डेटा पॉइंट में मल्टीपल लेबल्स अटैच्ड हो सकते हैं। ये अप्रोच हमें डेटा की डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। इमेजिन करो, एक ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हो जो स्टार और प्लैनेट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है। ये ऑब्जेक्ट एक ही समय में दो अलग-अलग कैटेगरीज में फिट हो सकता है। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन इसी तरह के चैलेंज को एड्रेस करता है। ये हमें कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड डेटा को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। इस तरह का क्लासिफिकेशन एक मल्टी लेंस टेलीस्कोप यूज करने जैसा है, ताकि सेम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कैप्चर किए जा सकें। यह हमें एक होलिस्टिक व्यू प्रदान करता है। यह खास तौर पर इमेज टैगिंग जैसे फील्ड्स में यूजफुल है, जहां एक इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। एक इमेज में एक से अधिक लेबल्स असाइन करना जरूरी हो सकता है। मूवी जॉनरस के बारे में सोचो। एक फिल्म को एक से अधिक जॉनरस में क्लासिफाई करना पड़ सकता है। एक फिल्म को कॉमेडी और रोमांस या साई-फाई थ्रिलर दोनों क्लासिफाई किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें कंटेंट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन हमें इन न्यूआंसेस को कैप्चर करने और डेटा को मोर एक्यूरेसी के साथ कैटेगराइज करने की परमिशन देता है। ये हमें डेटा की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझने में सक्षम बनाता है, जिससे हमारे एनालिसिस की क्वालिटी इंप्रूव होती है।